नमस्कार दोस्तों। दीपावली नज़दीक आ रही है। आज है तारीख 8 नवंबर 2020 और मैं आपका अपना अजॉय भट्टाचार्य आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 37वां अंक। दोस्तों, इस वर्ष कोरोना ने कुछ ऐसा भयंकर प्रलय किया कि ये सारे जो फेस्टिवल्स हमारे हैं, इसका जो एक ऑरा, इसका जो एक मजा हम लोग हमेशा महसूस करते हैं, वो अब की बार कंप्लीटली मिसिंग है। मतलब अ, क्या कहूँ, बहुत व्यथित फील होता है, घुटन सी महसूस होती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, अब की बार दीपावली पर आप लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। मेरे जो वेस्ट बंगाल के भाई बहन हैं, वो लोग काली माँ की पूजा करें। लेकिन इस परिस्थिति में जिसमें कि कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किया है शारीरिक तौर पर हमको, तो हमारे लंग्स को, तो हमें इस वर्ष फटाके नहीं चलाना चाहिए। फटाकों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो फ्यूम है, उसका जो धुआं है, वो लंग्स को और ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये मेरी आपसे इत्तजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वर्ष खुशियां मनाएं, नए कपड़े पहने और मिठाइयाँ खाएं, लेकिन फटाके ना फोड़ें। मालूम नहीं, शायद ये मेरा नेचर है कि मुझे कुछ अपनी बचपन की यादें हमेशा आती रहती हैं, और विशेषकर क्योंकि बाबा ने घर में कुछ ऐसा माहौल हमारे बचपन में बना के रखा था कि एक बड़ा परिवार सा हमारे साथ हमेशा होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग 2 लोग 3 लोग, जो आज एक न्यूक्लियस परिवार हो गया है, उस तरह की चीज हमारे घर में कभी नहीं हुई। और मुझे याद है, मैं कल बोल रहा था आपसे, जो इतने सारे डायरेक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स जो हमारे यहाँ पे आए मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी में, उसमें बंसी भैया, बंसी कौल जी हमारे बीच आकर के रहे। और आपको एक वाकया बोलता हूँ, मजा आएगा आपको। एक बार ऐसा हुआ, बंसी भैया घर पे रहते थे हमारे साथ। तो माँ कहीं बाहर गई हुई थी और बंसी भैया शाम को घर लौट करके आए। उनको भूख लगी थी, तो किचन में रैक पे जो चीजें माँ जमा करके रखती हैं, उसमें से एक बरनी के अंदर भैया ने कुछ चीज पहले देखी थी और माँ ने कभी उनको खाने के साथ खिलाई होगी, तो माँ उनको पसंद आई होगी। तो उन्होंने उस बरनी को लिया और उसमें जो था वो उन्होंने उसको खा लिया। तो जब माँ लौट करके आई तो माँ को बुरा लगा कि बंसी भैया आ गए हैं घर पे और भूखे होंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कब आए, आपने कुछ खाया? बोले हाँ हाँ भाभी, आप चिंता मत करिए, मैंने तो खा लिया है। तो माँ ने पूछा क्या खाया आपने? बोले अरे वो जो बहुत टेस्टी सी सब्जी नहीं आपने रखी थी उस बरनी के अंदर। तो माँ बोली कौन सी बरनी में? बोले नहीं, वो आपने किचन में जो बरनी रखी थी उसमें आपने एक बढ़िया सी एक सब्जी सी कुछ रखी थी। तो माँ ने कहा कि बंसी जी, वो अचार था, गोभी और कैरेट और मटर और इन चीजों को लेकर के माँ कश्मीरी मसाले से माँ अचार बनाती, जो वाकई में बहुत ही टेस्टी होता था। और बंसी भैया कश्मीर से ही थे और वो पूरी बरनी चट कर गए। तो ऐसे कितने ही वाकये मुझे याद है मेरे बचपन के। अच्छा लगता है जब इन चीजों को याद रख करता हूं, तो बहुत ही एक ठंडक सी महसूस होती है अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा ये 37वां एपिसोड है, इसमें हम आपके बीच महाकवि भास के जो नाटक हैं, उसका नाट्य पाठ करेंगे आपके बीच राजेंद्र अवस्थी जी। श्री अशोक भौमिक जी की जो कहानी है शादियां, उसको लेकर के आ रही हैं डॉक्टर निवेदिता वर्मा।
और हमेशा की तरह मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को लेकर के आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राजेंद्र के साथ में। राजू भाई आ जाइए, मैदान आपके लिए खुला हुआ है। अपने ही बढ़िया सी शैली में हमें नाट्य पाठ करके सुनाइए। राजेंद्र अवस्थी। उस समय तो मुनिवर की चेतावनी पर हमने ध्यान नहीं दिया, और अब साक्षात सामने मौत खड़ी है, मौत। ब्राह्मणी, क्या होगा स्वामी, अब क्या होगा? विशेष कुछ नहीं होगा, बस हम पांचों की मौत होगी। ब्राह्मणी, ऐसा न कहे स्वामी, ऐसा न कहे, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। हम ऐसा करें, हम चिल्लाए। ब्राह्मण, क्या करें? ब्राह्मणी, खूब चिल्लाए, जोर से चिल्लाए। पुत्र पहला, करे किसके लिए चिल्लाए, किसको आवाज दे, कौन सुनेगा हमारी? हम बहुत बुरे फंसे हैं। कितना भीषण जंगल है, इस जंगल में तो शूरवीर ही प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं, मगर अफसोस हम ब्राह्मण इसमें घुस आए हैं। ब्राह्मण, इस जंगल में शूरवीर ही आ जा सकते हैं, ये तुमने ठीक कहा पुत्र। सुना है इसी जंगल के आसपास पांडवों का आश्रम है। किसी तरह पांडवों तक हमारी इस दुर्दशा का समाचार पहुंचता तो फिर इस दुष्ट राक्षस से हम निपट लेते। घटोत्कच, ब्राह्मण, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? मछला पुत्र, नहीं, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे। ब्राह्मण, पांडवों तक कैसे सूचना पहुंचाए? पहला पुत्र, पिता चलने के पहले ये सूचना मिली थी कि पांडव आजकल यहाँ नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हें कैसे मालूम? पहला पुत्र, एक ब्राह्मण ने सूचना दी थी कि शतकुंभ नामक यज्ञ को देखने के लिए पांडवगण महर्षि धौम्य के आश्रम चले गए हैं। तीसरा पुत्र, मर गए। अरे यही समय मिला था पांडवों को जाने का। ब्राह्मण, ओह, तब तो मारे गए। पहला पुत्र, लेकिन सुनिए पिता, सभी पांडव नहीं गए। आश्रम की रक्षा के लिए उन्होंने मझले को यही छोड़ दिया है। ब्राह्मण, अर्थात भीम को यही छोड़ दिया है? पहला, हाँ पिता। तीसरा, अरे तब तो समझिए कि सभी पांडव यहाँ उपस्थित हैं, अकेले भीम काफी है। पहला, हाँ पिता। तीसरा, अरे तब तो ये समझिए कि सभी पांडव उपस्थित हैं, अकेले भीम काफी है। मझला, अरे मझले की तो बात ही कुछ और है। पहला, लेकिन सुनिए पिता, ये भी सुना है कि व्यायाम के लिए भीम भी कहीं दूर चले गए हैं। तीसरा है, अरे मारे गए, व्यायाम के लिए यही समय मिला था उनको, अरे आगे पीछे नहीं जा सकते थे। ब्राह्मण, अब कोई चारा शेष नहीं। ठीक है, इसी से प्रार्थना कर देखें। पहला, अरे कोई लाभ नहीं होगा। ब्राह्मण, अरे यो भी तो मरना है, फिर इससे प्रार्थना से कुछ बात बन जाए तो कह देखने में क्या हानि है? पहला, हानि यही है कि मरने के पहले किसी के सामने व्यर्थ गिड़गिड़ाना अशोभनीय है। मझला, अशोभनीय नहीं, आवश्यक है। पिता इनसे प्रार्थना करें, यही उत्तम होगा। तीसरा, अरे प्रार्थना किसी बड़े से करना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे पुरुष से प्रार्थना, छी। मझला, अरे ज्यादा छी ना करो मझले, पिता ठीक कहते हैं, एक प्रार्थना से यदि मौत रुक सकती है तो प्रयास कर देखना आवश्यक है।
पहला, अरे तुम नाहक प्रार्थना की बात करते हो मझले। मझला, अरे आप मान जाइए, बड़े पिता ठीक कहते हैं। तीसरा, अरे इस प्रार्थना का दुष्फल यदि तुम्हें भुगतना पड़े मझले, तब क्या होगा? मझला, चिंता ना करो छोटे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पहला पुत्र, ठीक है पिता, प्रार्थना करें। ब्राह्मण, हे पुरुष, क्या हमारी मुक्ति संभव है? घटोत्कच, संभव है, लेकिन साथ में शर्त होगी। ब्राह्मण, शर्त? शर्त क्या होगी? घटोत्कच, मेरी पूज्य मां ने मुझे आज्ञा दी है कि उनके व्रत के पालना के लिए इस जंगल से किसी मनुष्य को ले आओ, और अब इस जंगल में मुझे तुम मिले हो, तो यदि मुक्ति चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बस अपने किसी एक पुत्र को मुझे दे दो, और शेष 2 पुत्रों और पत्नी के साथ सुख से रहो। कहो, कैसी कही? ब्राह्मण, अरे राक्षस, तू महानीच है। क्या मैं इतना नराधम पापी हूं कि अपने जीते जी अपने गुणी शीलवान पुत्रों को नरभक्षी राक्षस के सामने डालकर मुक्ति की चाह कर सकता हूं? घटोत्कच, अति उत्तम, फिर क्या है, 5 मौत के लिए तैयार। राक्षस, तुम्हें एक मनुष्य चाहिए ना? ठीक है, मिल जाएगा। मेरा अब शरीर किस काम का? इसे अपने बेटों के लिए एक राक्षस की जठराग्नि में हवन कर दूंगा। ब्राह्मणी, ये कैसे संभव होगा स्वामी? मेरा शरीर अब यूं भी एक बोझ बन गया है। इस शरीर को एक राक्षस के लिए यदि मैं नष्ट कर दूंगी तो मेरे पति और मेरे 3 बेटे सुरक्षित रहेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगी। घटोत्कच, श्रीमती जी, ऐसा ना कहें, मेरी माता को स्त्री का शरीर नहीं चाहिए। ब्राह्मण, भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे हटो, अरे हटो, मुझे बूढ़े शरीर की आवश्यकता नहीं है। पहला पुत्र, पिता, मैं एक निवेदन करूं? ब्राह्मण, जल्दी कहो बेटे। पहला पुत्र, पिता, हो नाधीर, अब मेरा ये शरीर करेगा सबकी रक्षा। गुरुजनों के प्राण बचे, छोटों का जीवन रुचे, मांगता हूं यही भिक्षा। मझला पुत्र, आर्य, आर्य, ऐसा न कहें, आप कुछ भी न सहें। आप वंश के श्रेष्ठ हैं, आप सभी में श्रेष्ठ हैं। इतनी दया कीजिए, मुझको जाने दीजिए। तीसरा पुत्र, बस 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 बस, बहुत हुआ, आपने मेरा मन छुआ। आप दोनों पिता तुल्य, मुझे झेलने दे ये शल्य। पहला पुत्र, नहीं नहीं वत्स, नहीं, ऐसा नहीं। पिता और वंश पर आपत्ति आए तो उसका उद्धार बड़ा बेटा ही करता है, इसीलिए वंश की रक्षा के लिए मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मण, ये कैसे संभव है बेटे? अरे तू तो मेरे कुल का दीपक है, मेरा बड़ा बेटा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? ब्राह्मणी, मैं जानती हूं स्वामी, आप बड़े को सबसे ज्यादा चाहते हैं, और आप भी जानते हैं आर्य, मैं छोटे को सबसे अधिक प्यार करती हूं, इसलिए मैं छोटे को नहीं छोड़ सकती। मझला पुत्र, माँ बाप का ही जो प्यारा नहीं, वो भला और किसका प्यारा होगा? घटोत्कच,
वो मुझे प्यारा होगा। आजा आजा मजले, अब अधिक देर न कर, आजा। मझला पुत्र, मरने वाले से आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप तो मुझे भोजन के लिए ले जा रहे हैं, फिर मैं आपका प्यारा कैसे हो सकता हूं? अरे मैं तुझे थोड़ी ना खाऊंगा, मेरी माँ तुझे खाएगी। तुझे प्यार करता हूं ना, इसीलिए तो तुझे माँ को खिलाऊंगा। मझला पुत्र, आए रे तेरा प्यार मुझे मुझे दाल भात की तरह माँ के सामने रख देगा। घटोत्कच, छे छे, दाल भात मत बोल, मेरी माँ का व्रत बिगड़ जाएगा। मझला पुत्र, भैया राक्षस, आपकी माँ शाकाहारी भोजन क्यों नहीं करती? ये मेरी छोटी सी प्यारी सी नटखट सी बहन नमिता, डॉक्टर निवेदिता वर्मा। द फ्लोर इज योर्स। आइए और श्री अशोक भौमिक जी की कहानी शादियां, जिसको आपने कल शुरू किया है, उसको आज आगे बढ़ाइए। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, मैं निवेदिता वर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अशोक भौमिक जी की कहानी शादियाँ की तीसरी शादी के वादे को लेकर। तो शुरू करती हूँ। तीसरे वादा। पिताजी का तबादला हो गया था। हम नागपुर छोड़कर लखनऊ आ गए थे। पान दरीबा के हमारे मकान को एक धूरी बनाकर मेरी आवारगी बदस्तूर जारी थी। मैं नहरिया पार, ब्लंट स्क्वायर, स्टेशन रोड, मुन्नेलाल धर्मशाला तक की सड़कों, मकानों और पेड़ों को जानने समझने में लगा था तब। सड़क पार कर APN सेन रोड और मवैया तो बाद में पहुंचा था। यह एक ऐसा दौर था जब मोहल्लों में पड़ोसी नए आकर बसे लोगों को ज्यादा दिनों तक नए नहीं रहने देते। पड़ोसियों का आंगन खुद ब खुद हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता था और यहाँ तक कि एक के घर में चीनी खत्म हो जाने से चाय उसके पड़ोसी के घर से लाई जाती थी। तो सब्जी बनाते वक्त हरी मिर्च का ना होना तो कोई मसाला ही नहीं, आखिर पड़ोसी है ना। नागपुर से आकर बिल्कुल एक नए मोहल्ले में मैं ऐसे ही बड़ा होने लगा। माँ के साथ हम स्टेशन रोड के पास कैश क्वार्टर जाया करते थे, जहाँ शायद रेलवे में काम करने वाले लोगों की कॉलोनी थी। हम तीनों भाई इसी कॉलोनी में रह रहे शर्मा जी सर से ट्यूशन पढ़ने जाने लगे थे। सर जी का बड़ा परिवार था। न जाने कौन कौन थे उस परिवार में। क्योंकि सर जी का पूरा ध्यान मेरे दोनों बड़े भाइयों को पढ़ाने में था और मैं तब कक्षा में बस भर्ती हुआ ही था, इसलिए मैं सर जी के दोनों बच्चों के साथ खेला करता था। सर जी का बेटा मुन्ना बड़ा था, बेटी नीता छोटी थी। सर जी और उनके परिवार का पूरा लाड़ प्यार केवल मुन्ना के लिए ही था। न जाने क्यों कोई भी नीता से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। बात बात पर उससे मार पड़ती थी। पहले पहल तो मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई, पर बाद में एक दिन नीता ने मुझे बड़ी ज्ञान की बातें बताई। कई साल पहले शर्मा जी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे मुन्ना की तरह एक दूसरा लड़का लाने, पर उस दिन अस्पताल में कोई लड़का ही नहीं था, बस एक लड़की ही मिल रही थी। सो मन मारकर शर्मा सर नीता को घर ले आए थे। अब स्थिति यह थी कि न तो उन्हें और उनके परिवार को नीता पसंद ही थी और न ही वे उसे घर से निकाल पा रहे थे। नीता मानने लगी थी कि जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो खुद ही भाग जाएगी, गोमती पार किसी चटियल वीरानी में खो जाने के लिए। नीता और मैं नहरिया के पार लगे जंडा जलेबी के पेड़ों पर निशानेबाजी का अभ्यास करते और कभी कभी एकाध जलेबी टपक भी जाती थी तो हमारी किस्मत के दामन पर। दोपहर की इस आवारगी की सजा नीता को बिना नागे हर बार मिलती थी, पर कोई असर नीता पर नहीं पड़ता था और जब भी मैं उसे कहता वह मेरे साथ चल देती थी। मुझे कभी किसी ने मारा नहीं था, इसलिए मेरी उस छोटी सी उम्र में मार की बात सोचते ही दर्द का अजीब सा एहसास होता था। नीता को मार खाते देखता था तो मुझे रात को सपने में आते कि मैं अपनी माँ से पिट रहा हूँ। मैं अगले दिन माँ से इतना रूठा रहता था कि उनसे बात ही नहीं करता था। सुबह से लेकर दोपहर तक ऐसे सपनों
की याद लौट लौट कर आती रहती थी और मैं बेवजह बिफर जाया करता था। पर सपनों की उम्र एक समूचे दिन की तो होती नहीं, लिहाजा शाम तक सब ठीक हो जाता था। पर जब ये सपने बार बार आने लगते तो मैंने माँ को नीता के बारे में और मेरे सपनों में उनसे अकारण पीटने की बातें बताई। मेरी आधी अधूरी कच्ची समझ से मैं माँ को कितना समझ पाया था यह नहीं पता, पर जल्द ही नीता पर हो रहे अत्याचार के बारे में मोहल्ले के और लोगों भी जान गए थे। लोगों को समझाने बुझाने से नीता के प्रति शायद उनका रवैया बदला भी था। इसके 3-4 दिन बाद जब मैं उससे मिलने उसके घर गया तो देखा वह बहुत बीमार थी। शर्मा सर ने मुझे उसके पास जाने से रोकते हुए कहा, बेटा, नीता को माता निकली है और अब उससे कुछ दिन के लिए दूर ही रहना। यह बहुत बुरी बीमारी है। माता की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें भी माता निकल जाएगी, समझे? नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। माता अगर निकलती होंगी तो दिन या रात के वक्त सड़क पर या पार्क में घूमने निकल सकती थी, पर नीता को कैसे निकल सकती थी? माँ से पूछा तो उन्होंने भी मुझे नीता के यहाँ जाने से मना किया। मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, जरूर मुझसे कोई बात छिपाई जा रही है। मैं शायद डर भी गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं नीता के घर जाऊंगा तो नीता के घर से बाहर निकलती हुई कोई माता जरूर दिख जाएगी। लिहाजा कई दिन तक कैश क्वार्टर का रुख नहीं किया, पर एक दिन दोपहर को मैं यूं ही पहुंच गया कैश क्वार्टर। शर्मा सर इस वक्त घर पर नहीं होते थे, सो मैं निश्चिंत होकर उनके एक मंजिले क्वार्टर की उस कमरे की खिड़की पर चढ़ गया जिस कमरे में नीता थी। कमरे के अंदर एक बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछे हुए थे, जिसमें नीता बेहोश सी लेटी पड़ी थी। मेरी पुकार पर उसने आंखें खोली। उसके मुंह पर काली काली फुंसियां निकल आई थी। मुझे नीता बहुत कमजोर लग रही थी। मैं बहुत देर तक खिड़की पर बैठा उससे बात करता रहा। पता चला कि उसे खाने में खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा। दूसरे दिन दोपहर के भोजन से कुछ सूखा और जिबियाने के लायक होता जेब में भरकर नीता के घर पहुंच जाता और खिड़की के उस पार बैठी नीता के चेहरे को खुशियों से रंग देता था। आलू के पराठे का आधे से भी छोटा टुकड़ा, 2-3 पकौड़ियां उसके लिए किसी भोज से कम नहीं थी। धीरे धीरे नीता ठीक होने लगी थी और मेरा यकीन पक्का हो चला था कि मेरे दिए गए पराठे पकौड़ियों का ही कमाल था जो वह इतनी जल्दी ठीक हो रही थी। काला चूरन नीता को सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए चूरन पाकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नीता ने चूरन शायद बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दिया था, पर चूरन छिपाना इतना आसान नहीं होता, वो भी कागज की पुड़िया में। नीता पकड़ी गई थी और जैसे ही उसके साथ होता आया था उसकी खूब पिटाई हुई। सब उससे पूछते रहे कि चूरन आया कैसे। पर उसके पास उसने मेरा नाम नहीं लिया। नीता कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी और मेरे साथ जंगल जलेबी पर निशाना साधने चली गई थी। मोहल्ले में यह रहस्य बहुत दिनों तक बना रहा कि आखिर नीता को चूरन कहाँ से मिला। मैं नीता की इस बात से इतना प्रभावित हुआ था कि मुझे लगा कि नीता को घर से अकेले भगाने देना मेरे पौरुष का अपमान था। मैंने उससे वादा किया, मैं भी उसके साथ भागूंगा और उससे शादी भी करूंगा। बस थोड़े दिन और इंतजार कर लेते। नीता खुशी खुशी राजी हो गई, पर तभी कैश क्वार्टर में हर साल होने वाली दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। माँ पूजा मंडप में अल्पना देने गई थी तो पता चला इस बार कुमारी पूजा में नीता बैठेगी। पूजा के पहले दिन से ही नीता का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुबह में माँ के साथ शर्मा सर के घर पहुंचा। माँ और कुछ और महिलाओं ने मिलकर नीता को चंदन से सजाया, फूलों के गहने पहनाए। नीता एक पीले रंग की साड़ी पहनी थी और सर पर देवी दुर्गा जैसे मुकुट भी पहन रखा था। साड़ी पहने गहनों से सजी धजी नीता अचानक बड़ी हो गई थी। केवल मेरे लिए नहीं, औरों के लिए भी, जो उसे माला पहना रहे थे, पैर छू रहे थे।
मैं असाह दूर से अपनी नीता को देवी होते देख रहा था। इसके बाद मैंने कैश क्वार्टर जाना छोड़ दिया। देवी से शादी तो नहीं कर सकता था मैं, और ना ही उसके साथ भाग सकता था। लिहाजा शादी का मेरा यह वादा भी पूरा नहीं हो सका। इसके बाद यकीन मानिए फिर कभी किसी से मैंने शादी करने का वादा नहीं किया। नमस्कार। निरंजन भाई, आपका इंतजार है। आज का हमारा ये 37वां एपिसोड आपके बगैर तो पूरा हो नहीं सकता। तो आइए अपने युवा कवि को लेकर के और हमें आज फिर कुछ अच्छी कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं युवा कवि अविनाश मिश्र की कविताएं। अविनाश मिश्र फरवरी 2014 के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित हुए थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। हिंदी की अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं और आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित हुए हैं और आलोचना के नए तेवर उनकी रचनाओं में हमें मिलते हैं, खास करके आलोचनात्मक आलेखों में। उनकी रुचि है पत्रकारिता में, सिनेमा में, संगीत और रंगमंच में भी। बहुत समय तक वे साहित्यिक पत्रिका पाकी से जुड़े रहे। अविनाश की कविताएं कुछ ठहर कर पढ़ी जाने वाली कविताएं हैं। एक ऐसी खिड़की की मांग करती हैं उनकी कविताएं जो आसमान और समुद्र के नीलेपन की ओर खुलती है, जहां औसत यथार्थ से कुछ अधिक हो, इसकी मांग उनकी कविता हमेशा करती है। आइए सुनते हैं अविनाश मिश्र की कविताएं। ये तो यह शहर छोड़ दो, अपने लिए जरूरी चीजों पर एक बार गौर से निगाह डालो। हो सकता है तुम्हें सब कुछ गैर जरूरी लगे। बाद इसके पहुंचो उन सरहदों तक जो इस शहर से तुम्हें अलग करती हैं। तुम्हें जाते हुए छींकें सुनाई देंगी जो भर सफर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बिल्लियां अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारा रास्ता काटेंगी। और भी कई अपशकुन हैं परंपराओं के तय किए हुए, लेकिन यह नकार का साहस है और घर फूंकने से पैदा होता है। द्वार को विदा दृष्टि से देखना, सच है ये बड़ी राहत देते थे जब तुम हर रोज एक अपराध बोध में धंसे लौटते थे। अब न मुस्कुराहट कोई, न कोई आंख भीगी हुई, और सच है यह भी कि अब तुम्हें लौटना नहीं है। तब ले चलो उन लम्हों को अपने साथ जो तुम्हारे मसरूफ वक्त का हिस्सा रहे। इस शहर में घर के दर के भीतर जो तुम्हें सुकून मुहैया कराते रहे। अब तुम उन्हें अपने दिल में जगह दो और यह जगह छोड़ दो। उनकी परियोजनाओं में प्रस्तावित है तुम्हारा दुख। सब कुछ उसी ओर लिए जा रहे हैं वे जिससे रब्त नहीं तुम्हारा। कब तक बचाओगे खुद को इस शहर में? उनको दूसरे तरीके भी आते हैं। सोचो एक बार क्या करने आए थे तुम और क्या करने लगे इस उत्तर नगर में, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारे साहस की। वहीं सहम गए तुम। अब कोई पागल भी विश्वास नहीं करेगा तुम्हारे गलीज संस्मरणों पर। तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जो सब वक्त खबरों में रहता है। इस शहर में इस शहर के लिए खबर बन जाओ तुम, और तुम्हें खबर भी न हो इससे पहले हो सके तो यह शहर छोड़ दो। एक और कविता है, इसका शीर्षक है विवश होकर। मैं महानगरीय संस्कृति को कुछ इस तर्ज पर पाना चाहता था कि वहाँ बेरोजगारों का भी मन लगा रहे, और इसलिए मैं एक अवसाद पर एकाग्र होना चाहता था। लेकिन विवश होकर मुझे पत्रकार बनना पड़ा। बाद इसके सच को व्यक्त करने में ज़्यादा समय लगता है या झूठ को, यह सोचने का भी वक्त नहीं बचा मेरे पास। अब वह वक्त याद आता है जब वक्त था, और एक ऐसे घर की भी याद आती है जो कहीं कभी था ही नहीं। और कभी कभी वे स्थानीयताएं भी बेतरह याद आती हैं जहाँ मैं पुनर्वास में बस गया था। इतने निर्दोष और बाल सुलभ प्रश्न थे मेरे नज़दीक कि मैं उत्तरों पर नहीं केवल विकल्पों पर सोचा करता था। धन्यवाद।
दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये 37th एपिसोड? एक नई पहल, एक नई कोशिश हम लोगों ने की है। आपका प्रोत्साहन, आपका इनकरेजमेंट हमें मिले तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि और भी नए एक्सपेरिमेंट्स और भी नई चीज़ें हम समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के द्वारा आपके बीच लेकर के आए। हमें उम्मीद है कि आपने हमको सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। कमेंट्स और सजेशंस तो आपके आते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप कुछ लेख और कविताएं भी भेजें, कुछ कहानी भी भेजें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी मौका दिया जाए। अगर आप हमें कुछ भेजना चाहते हैं तो हमारे पते की आपको ज़रूरत होगी, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। आप YouTube में और Facebook पे हमें देखते रहते हैं, देखते रहिए और इंतज़ार करिए। अगले हफ्ते में आऊं, दिवाली साथ होगी, खुशियां साथ होंगी, नए कपड़े साथ होंगे, मिठाइयाँ साथ होंगी। तो मुलाकात होती है आपसे फिर अगले सप्ताह शनिवार के दिन। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।